Good morning, sir. Myself, Devdar Dubey. I belong to LLB Honors, Semester 8, Section B. सर मेरे असाइनमेंट का टॉपिक है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। हम समझेंगे महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। विशेष तौर पर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है महिलाओं का प्रतिनिधित्व को लेकर पंचायत राज में। सर मैंने अपने असाइनमेंट को 5 महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला जो हिस्सा है उसमें हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, भूमिका को समझेंगे कि महिलाओं की क्या स्थिति थी 73वें और 74वें अमेंडमेंट से पहले और क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ है 73वें और 74वें अमेंडमेंट के बाद। विशेष तौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उसके अलावा दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की जिससे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सका है, जिसमें हम बात करेंगे महिला आरक्षण की। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे महिलाओं को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या हर्डल्स है जिससे वो जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ नहीं पा रहा है। चौथे हिस्से में बात करेंगे गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए, सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की जिससे महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हम आखिरी हिस्से में बात करेंगे कुछ सुझावों की कि सरकारों को क्या करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में आ पाए और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके राजनीति में। इसके साथ ही हम इन पूरे विषय पर विराम लगाएंगे। सर मैं अपना असाइनमेंट एक संस्कृत के श्लोक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। वो श्लोक है यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मतलब इस श्लोक से आप ये कहना चाहते हैं कि स्त्री जो है वो ईश्वर के समान है, ईश्वर के समतुल्य है और वो आपसे श्रेष्ठ है, आपसे बड़े है, ठीक है। लेकिन भारत की स्थिति की बात करें, भारत की परिस्थिति की बात करें तत्काल रूप में इस समय जो आज की स्थिति है वहाँ पर हम स्त्री को कभी श्रेष्ठ नहीं मानते। श्रेष्ठ तो बहुत दूर की बात, हम उन्हें अपने बराबर भी नहीं मानते, उन्हें बराबरी का हिस्सा भी नहीं मानते, उन्हें हमेशा द्वितीय दर्जा का नागरिक मानते हैं। कानूनी किताबों में भले ही उन्हें बराबरी का अधिकार मिल गया हो लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। भारत जहां आधी से ज़्यादा आबादी महिलाओं की है, लगभग आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो हमेशा ही चर्चाओं में रहती है, मीडिया में सुर्खियों में रहती है। कभी उनके प्रति हो रहे अत्याचार को लेकर, कभी उनके प्रति हो रहे शोषण को लेकर, कभी उनके प्रति हो रहे भेदभाव को लेकर। फिर भी हाल ही में चर्चाओं में आए। इनका इस बार चर्चा में आने का कारण था अमेरिकी चुनाव जहां पर भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस। अमेरिका की एक बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट पर भारतीय मूल की एक महिला वो उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है। और उसी के समय हुए उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हुए उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व उतना ही देखा गया जितना कानूनी मानक तय किया गया, यानी बहुत ही निम्न स्तर पर प्रतिनिधित्व महिलाओं का पाया गया पंचायती राज चुनाव में, जब उत्तर प्रदेश में उसी समय चुनाव हुए महिलाओं की। तो ये दो जो अपने आप में बड़ी खबरें थी, अमेरिका में हुए चुनाव और उत्तर प्रदेश में हुए पंचायती चुनाव, इसका निचोड़ ये निकल कर आता था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है, भारत में विशेष तौर पर प्रतिनिधित्व कम है। तो एक चर्चा फिर से शुरू होती है कि समानता को लेकर महिलाओं के जो समान अधिकार होने चाहिए। जब हम समानता की बात करते हैं तो विशेष तौर पर हमें याद रखना चाहिए कि कभी किसी वर्ग में तभी समानता आ सकती है जब उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाए। महिलाएं जो हमेशा ही जब भी उन्हें मौका मिला और जितना भी मौका मिला जब वो राजनीति में आई तो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी, अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया और बड़े ही महत्वपूर्ण पोस्ट पर, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हो, इन लोगों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जब भी उन्हें जितना भी मौका मिला। लेकिन इन सब के होने के बावजूद जब महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पास हो जाता है, जब संसद में 33% आरक्षण की बात की जाती है तो वो राज्यसभा से तो पास हो जाता है लेकिन लोकसभा से वर्षों से लंबित होता है। अगर हम बात करें राजनीतिक दल की तो राजनीतिक दल भी कितना भी बड़ा राष्ट्रीय दल हो वो कभी भी महिलाओं को 10 से 15% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देता, 10 से 15% महिलाओं को ही सिर्फ टिकट देता है, बाकी वो टिकट भी नहीं देते महिलाओं को। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जा सके, ये जो स्थिति है ये आज की नहीं है, ये स्थिति पहले भी थी। इसके स्थिति को देखते हुए 73वें और 74वें अमेंडमेंट के थ्रू जिसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटी का गठन किया, इसमें ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व इन छोटे स्तरों पर, जब भारत की आबादी 66% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे जो लोकल बॉडीज़ है इसमें महिलाओं की स्थिति मजबूत रहे, इसके लिए हमने 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। अब हम बात करते हैं दूसरे हिस्से पर जहाँ पर संविधान और कानूनी प्रावधानों की बात होती है। संविधान में और कानूनों में किस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं।
कुछ प्रावधान किए गया है। तो अगर हम सबसे पहले संविधान की बात करें, संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 बोलता है कि संसद के पास कुछ विशेष शक्तियाँ होंगी जिससे वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ विशेष कानून बना सकते हैं। संसद जब देखता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और महिलाओं के द्वारा मांग की जा रही है कि उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाए लोकसभा में, और साथ ही साथ जो स्टेट्स होते हैं, जो स्टेट असेंबलीज होती है, वहाँ पर उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। 33% रिजर्वेशन की मांग उठती है महिलाओं के द्वारा। तो इन मांगों को पूरा करने के लिए जब 73वां और 74वां अमेंडमेंट किया जाता है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटी बनाई जाती है, तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि ऐसी जगह जहाँ भारत 66% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ लोकल बॉडीज़ बनाई जा रही है, पंचायत बनाया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों में जो महिला है उनका प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। तो सरकार 243D अनुच्छेद लाती है। 243D में ये कहा गया है कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, जिससे महिलाओं को के लिए 1/3 सीट पहले से ही रिजर्व रहेगी। इस पर सिर्फ महिला कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकती है और महिला कैंडिडेट ही उस सीटों का नेतृत्व कर सकती है। ये जो सीटें हैं ये रोटेट करती रहती है। आज इस बार इस इलेक्शन में ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, अगली बार कोई दूसरी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है, जिससे पूरे जो राज्य है उसमें अलग अलग समय महिलाओं का रिजर्वेशन देखा जा सके हर सीट पर। ये जो सारी पॉलिसीज है कि कौन सी सीट किस महिला के लिए रिजर्व रहेगी, कौन सी सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगी, ये सारी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ये भी कहा गया कि जो महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व की जाएगी, उसमें भी जो सीटें हैं महिलाओं के लिए उसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन है, उसमें भी कुछ कैटेगरीज होंगी। वो कैटेगरी कौन सी सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी, कौन सी सीटें ST महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी, कौन सी सीटें जनरल महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी, ये सारा काम भी स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट जो है 1947, उसमें बदलाव लाए जाते हैं 73वें अमेंडमेंट को देखते हुए। 73वें अमेंडमेंट के बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज 1947 में बदलाव लाए जाते हैं। सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में ये कहा जाता है कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा, 1/3 आरक्षण मिलेगा और कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी जिस पर महिला ही चुनाव लड़ सकती है और चुनाव जीत सकती है और उस क्षेत्रों का महिला ही प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये सारे प्रावधान कानूनों में किए गए। अब हम तीसरे हिस्से में देखते हैं। तीसरे हिस्से में ये हम जानते हैं जब महिलाएं चुन कर आती है 33% आरक्षण के साथ तो उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनमें से सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है पुरुष प्रधान समाज। हमारा पुरुष प्रधान समाज हमेशा ही महिलाओं को हीन दृष्टि से देखता है और उनकी कुशलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो मानता है कि महिलाएं कभी भी सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती और वही श्रेष्ठ है। ऐसे में जब पुरुष महिलाओं को श्रेष्ठ नहीं मानता और उनके प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़ा करता है, तो जब चुनाव के लिए सीटें रिजर्व होती है तो अपने घर से ही किसी महिला को, चाहे अपनी बेटी को, बहन को, पत्नी को या माँ को चुनाव में खड़ा कर देता है और अपने जगह उन्हें चुनाव लड़ाता है और जिताता है। और चुनाव जीतने के बाद वो जो महिला है वो उनके लिए रबड़ स्टैम्प का काम करती है। डिसीजन जो सारे जो कार्य करने का काम है वो उसका पति करता है और महिलाएं एक तरह का रबड़ स्टैम्प का काम करती है, सिर्फ सिग्नेचर करना और ये सारी चीज़। जो भी निर्णय लेगा वो उसका पति लेगा और उसे उसकी महिलाओं पर बता देगा और महिला उस चीज़ का फॉलो करेगी। यानी 33% आरक्षण होने के बावजूद जो 33% महिलाएं सिस्टम में आई वो भी अपने पुरुष का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रही है, ना कि वो खुद डिसीजन ले रही है। एक तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं के बराबर है, उनका प्रतिनिधित्व सही मायने में नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत पुरुष प्रधान समाज है। दूसरा जो दिक्कत है वो दिक्कत है कास्ट। हमारा जो जाति है वो भी एक अपने आप में बाधा क्रिएट करता है। जब कोई महिलाएं, विशेष तौर पे जब SC ST महिलाएं चुनाव जीत कर आती है, जब चुनाव जीत कर आती है SC ST महिलाएं, तो जो अपर कास्ट है या फिर जो खाप पंचायत जैसी इंस्टीट्यूशन है उन पर दबाव डालती है कि आप किसी पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सोशल बॉयकॉट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से महिलाएं ज़्यादा तौर पर महिलाओं के साथ काम करने में सहज पाती है, लेकिन जब दूसरी सिस्टम में महिलाएं कम है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो महिलाएं महिलाओं के साथ काम नहीं कर पाती, तो उनमें उनके जो सहज काम करने में दिक्कत होती है और उनकी जो क्षमता है उसका पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। चौथी दिक्कत है पुरुषों द्वारा कॉपरेट नहीं किया जाता। पुरुष है वो क्या करते हैं, जब महिलाएं आती हैं उनके पास, विशेष तौर पर जब महिला प्रधान किसी लेखपाल के पास जाएगी, पुरुष लेखपाल के पास जाएगी, पुरुष वीडियो के पास जाएगी, तो उस तरीके से वो बिहेव नहीं करेगा, उस तरीके से उनको हेल्प नहीं करेगा, कॉपरेट नहीं करेगा जिस तरीके से वो पुरुष प्रधान को करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया पहले जो बात है कि पुरुष प्रधान समाज हमेशा ही महिलाओं की हीन दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर है कि जब सिस्टम में महिलाएं ही कम है तो जब उनको कॉपरेशन नहीं मिला तो वो अपने कार्य सही से नहीं कर पाएंगी। पांचवी दिक्कत है महिलाएं विशेष तौर पर घर के काम में उलझी रहती है, बच्चों को संभालना उनकी जिम्मेदारी होती है,
उनके पास रोजगार के भी अवसर नहीं रहते। ऐसे में उस समय नहीं निकाल पाती इन सब इंस्टीट्यूशन पर जिससे वो अपने सारे काम सही से कर पाए। तो जब समय की अभाव होगी, महिलाएं सही तरीके से टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगी, तो ये सारी दिक्कतें भी सामने आती है। पांचवी जो दिक्कत है, छठी जो दिक्कत है, वो छठी दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए, वो है कि महिलाओं में कैपेबिलिटी उस तरीके की नहीं है। वो ज़्यादातर महिलाएं या तो अभी पूरी तरीके से हायर एजुकेशन नहीं पाई है, इलिटरेट है, कुछ महिलाओं स्कूल ही नहीं गई है, कुछ महिलाओं का शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो समाज से घुल मिल नहीं पाती, उन्हें उन पर प्रतिबंध पहले से लगाया गया, तो उन्हें समाज में घुलने मिलने में दिक्कत होती है। तो ये सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को जब वो पंचायत में चुन कर आती है। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए चौथे हिस्से पर हम आते हैं, जब सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए जिससे सरकार ये सुनिश्चित कर पाए कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे सिस्टम में बढ़े। तो इसके लिए सरकार ने कुछ विशेष तौर पर कार्य किए। सबसे पहला जो कार्य मैंने आपको बताया 33% रिजर्वेशन। इसके अलावा भी 2010 के दौरान एक बिल राज्यसभा में लाया गया जिसमें 50% आरक्षण की बात की। तो सरकार द्वारा सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि वो 50% आरक्षण का बिल पास कर देना चाहिए, जो अभी तक पास नहीं हो पाया। तो सरकार ने ऐसा एफर्ट किया, ऐसा कोशिश की कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिल जाए, जिससे उनकी और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। दूसरा जो सरकार ने कदम उठाया वो है ट्रेनिंग का, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। जो महिला प्रधान चुन कर आते हैं उनके लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि आपको सिखाया जाएगा काम को, आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से हो सकता है। तो उनके लिए हेल्प की जाती है और जिस ट्रेनिंग उनके कार्य करने की क्षमता को और बढ़ा पाती है। और सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने ये काम किया कि सरकारों ने कुछ विशेष तरह के कैंप्स चलाए, कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, जिससे महिलाओं के लिए अंदर अवेयरनेस जागृत की जा सके कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सामने आए, राजनीति में भागीदारी ले। इसके अलावा सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने कुछ विशेष योजनाएं चलाई। जैसे कुछ राज्य सरकारों ने महिला प्रधानों के लिए कुछ अलग से इनकम दिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम दिए, जिससे उनकी इकोनॉमिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, वो सही हो पाए, सुधर सके और वो अपने समय जो अपने परिवार में है उसको डिब्यूट कर पाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और अपने काम को सही तरीके से कर पाए। तो ऐसे ढेर सारे कदम उठाए गए। इसके अलावा सरकार ने ये भी कोशिश किया डिजिटल अटेंडेंस के थ्रू, यानी आप फिंगरप्रिंट लगाकर ही अटेंडेंस देंगे, जिससे जो प्रॉक्सी होती थी, महिला की जगह पुरुष मीटिंग में चला गया, कोई मीटिंग हो रही है पंचायत की, उसमें पुरुष जो है वो अपनी पत्नी के बिहाफ पे चला गया, जो कि वो प्रधान भी नहीं है। तो ऐसे सब चीज़ों को रोकने के लिए जिम्मेदारी तय की गई, जो कंसर्न ऑफिसर है, जो लेखपाल है, फिर जो कंसर्न ऑफिसर है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई। उनके लिए डिजिटल फिंगरप्रिंट लगाने की सिस्टम की गया, डिजिटल अटेंडेंस की बात की गई। इसके अलावा सरकारों ने ये काम किया कि सरकार जो है वो ये कहती है जो पुरुष है, जिनकी महिला घर से चुन कर आए, उनके प्रति भी संवेदन हो, इसके लिए कुछ कैंप्स, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग, पुरुषों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए। अब हम अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कुछ सुझाव कि सरकार और ऐसा क्या कर सकती है जिससे महिलाओं की जो सहभागिता है वो राजनीति में बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं चुनाव जीतकर प्रधान के रूप में आ सके या फिर लोकसभा और राज्यों में पहुंच सके। तो ऐसे में सरकार को सबसे पहला कार्य करना चाहिए कानूनी बदलाव। जो जरूरी कानूनी बदलाव है उनमें से पहला है जो आरक्षण नीति है, उसमें आप 33% आरक्षण की जगह 50% आरक्षण लाइए। हालांकि 19 ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं को 50% आरक्षण पहले ही दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आज 9 राज्य पीछे है और वहाँ पे सिर्फ 33% आरक्षण दिया जाता है। उन 9 राज्यों में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य जहाँ पर लगभग 3.5 लाख महिला प्रधान चुनाव जीत कर आती है वो है, और दिल्ली है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में हमेशा ही आपको 50% आरक्षण की आवश्यकता होगी, तभी आप महिलाओं की ज़्यादा मात्रा में सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं राजनीति में। तो आप कानूनी बदलाव कीजिए, 33% की जगह 50% आरक्षण की बात कीजिए, चाहे आप संविधान में बदलाव कीजिए, चाहे जो लोकल एक्ट है जैसे यूपी पंचायती एक्ट है उसमें आप बदलाव करके ये प्रोविजन कर सकते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, ना कि 33%। दूसरा जो बदलाव आप कर सकते हैं, जो कमिटीज़ होती है, कोई एक पंचायत है तो उसके अंदर ढेर सारी कमिटीज़ होती है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। ये जो कमिटीज़ है इनमें महिलाओं को ही चीफ बनाया जाए, महिलाओं को ही उस कमेटी का हेड बनाया जाए। ये काम आप लीगली कह सकते हैं कि लीगली प्रोवाइड कर दे कि आप महिला ही उसकी हेड होगी, महिला ही काम करेगी। जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, उसकी जो हेड हो उसे आप महिला बना सकते हैं। ये महिलाओं को मतलब प्रेरित करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस कानून राजनीति में आइए और अपना प्रतिनिधित्व साबित किए, अपना कौशलता को दिखाइए और पुरुष के बस से आप बराबरी कर सकते हैं। इससे जो पुरुष उन्हें हीन भावना से देखते हैं वो भी दूर होगा और महिलाओं की प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, इसके अलावा सरकार कुछ महिलाओं को एक्स्ट्रा पैसा दे सकती है। जो महिला प्रधान जीत कर आए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे
उन्हें अपना जो समय है, जो बहुकीमती समय है, जो अपने बच्चों परिवार में व्यतीत करना पड़ता है, उसमें से कुछ समय निकाल के वो अपना प्रधान वाला जो काम है वो भी सुनिश्चित कर पाए और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जैसे कोई अगर गरीब किसान है वो प्रधान बन जाता है, कोई औरत है जो प्रधान बन जाती है, तो ऐसे में वो अपने किसान भी, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके पास आर्थिक स्रोत नहीं है, अगर आप आर्थिक रूप से उन्हें मतलब मजबूत करेंगे तो जाहिर से तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रधान के चुनाव में, प्रधान की जो कर्तव्य है उसका पालन करने में लगाएगी, तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं। उसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, कुछ सुझाव के रूप में सरकार कुछ कर सकती है, कुछ कैंप्स लगाए, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, महिलाओं को शिक्षित करें, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें कि किस तरीके से महिला ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ सके। इसके अलावा अगर हमको ये पूरा विषय को कंक्लूड करना है तो हम हिलरी क्लिंटन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की कैंडिडेट रह चुकी है, हिलरी क्लिंटन ने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था कि अगर कोई देश महिलाओं की आवाज़ को दबाता है, महिलाओं को सही तरीके से सहभागिता नहीं देता है, तो वो देश कभी भी सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ पे महिलाओं की आवाज़ को दबाई नहीं जाती, महिलाओं को सही अवसर मिलते हैं, सहभागिता मिलती है, वही देश सच्चा लोकतंत्र है। अगर हम भारत की बात करें, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र सही मायने में बनने के लिए भारत तभी सही मायने में सबसे बड़ा लोकतंत्र हो पाएगा जब इस लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता उतनी ही हो जितनी पुरुष की, यानी पुरुष और महिलाएं एक समान जब हो जाएंगे तो ये लोकतंत्र सच में बहुत ही विशाल, सबसे बड़ा और सबसे महान लोकतंत्र बन के उभर सकता है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर।